गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे रूट लोकस, कंट्रोलर्स में पढ़ेंगे पोर्शनेट कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर, पीआईडी, पीआई, पीडी, सब, टाइम कांस्टेंट फॉर्म एंड कंपनसेशन टेक्निक्स। सबसे पहले शुरू करते हैं रूट लोकस। रूट लोकस क्या होता है? लोकस ऑफ क्लोज लूप होल्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लोज लूप होल्स ऑब्टेन when system gain k is varied from 0 to infinity। अगर हम सिस्टम गेन k को 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करते हैं तब जो एक पाथ बनता है क्लोज लूप पोल्स का, उसे हम कहते हैं रूट लोकस। अब क्लोज लूप पोल्स है इसलिए 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0। हम सिंप्लिसिटी करने के लिए इसको क्लोज लूप की जगह ओपन लूप बना लेते हैं GSHS इज इक्वल टू -1 करके। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड अलग कर देते हैं GSHS इज इक्वल टू 1 और एक इसकी एंगल कंडीशन अलग कर देते हैं एंगल GSHS इज इक्वल टू 2n + 1 पाई, तो ये दो कंडीशंस बन गई। जो मैग्नीट्यूड कंडीशन है इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिस्टम गेन k एट एनी पॉइंट और रूट लोकस। अगर हमें कहा जाता है कि आप फला फला पॉइंट के ऊपर रूट लोकस के सिस्टम गेन k की वैल्यू बताओ, तो हम हमेशा यूज करेंगे मैग्नीट्यूड कंडीशन। और अगर हमें कहा जाता है कि ये पॉइंट हमारा रूट लोकस पे लाई करेगा या नहीं करेगा, तो उस चीज को वेरिफिकेशन करने के लिए हम यूज करते हैं एंगल कंडीशन। द एंगल कंडीशन इज यूज्ड फॉर चेकिंग व्हेन सर्टेन पॉइंट्स लाई ऑन रूट लोकस और नॉट एंड द वैलिडिटी ऑफ रूट लोकस फॉर क्लोज लूप पोल्स। तो शुरू करते हैं हम इसको कंस्ट्रक्शन, रूट लोकस बनाने के रूल्स। सबसे पहले रूट लोकस सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जो एक्स एक्सिस होती है यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जैसा इसके ऊपर होगा वैसा ही हमारा इसके नीचे होगा, बिल्कुल मिरर इमेज, सिमेट्रिकल होगा रियल एक्सिस के। जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है, सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस इज मैक्सिमम ऑफ पी एंड जेड। अगर नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे तो जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं हमारे उतनी होंगी रूट लोकस, और अगर जीरोस ज्यादा हुई तो जितने जीरोस हैं हमारी उतनी ब्रांचेस होंगी रूट लोकस की। नेक्स्ट, the point on real axis is said to be on the root locus if to the right side of this point the sum of open loop poles and zeros is odd। अगर हमें ये देखना है कि ये पॉइंट हमारा रूट में दो पॉइंट्स के बीच में जो ये आया है पाथ, अगर ये रूट लोकस पे एग्जिस्ट करता है तो उसके राइट के अंदर जो नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस होने चाहिए वो ओड होने चाहिए। अगर ओड है तो वो पाथ हमारा रूट लोकस पे लाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। The next main point है रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम पोल एंड टर्मिनेट आइदर एट 0 और इन्फिनिटी। एक रूट लोकस हमेशा पोल से शुरू होगा और 0 या इन्फिनिटी के ऊपर खत्म होगा। तो कई बार हम देखते हैं दो पोल से शुरू हो रखा होता है, बीच के अंदर कोई 0 नहीं होती, तो वहां पे हमेशा हमारा एक ब्रेक वे पॉइंट होता है। नेक्स्ट कंडीशन है एंगल ऑफ असिम्पटोट। P minus Z branches will terminate on infinity। सपोज कीजिए P नंबर ऑफ पोल्स हैं, Z नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो पोल्स हमेशा 0 पे खत्म होंगे। अब पोल्स ज्यादा हैं, 0 कम है, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इन्फिनिटी पे खत्म होंगी, तो वो कितनी होंगी? P minus Z। अब जब ये इन्फिनिटी के ऊपर जाएंगी, ये एक सर्टेन स्ट्रेट लाइन के अराउंड जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं असिम्पटोट्स ऑफ रूट लोकस। ये असिम्पटोट्स हम कैसे निकालते हैं? थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू 180 अपॉन P माइनस Z, जहां पे n क्या है? 0 1 से लेके P माइनस Z माइनस 1 तक। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर P माइनस Z एक का डिफरेंस है तो 180 डिग्री के ऊपर हमारे सिम्पटोट्स बनेंगे, 2 का है तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, 3 का है तो 60 80 180 और 300 डिग्री पे। नेक्स्ट आता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा पोल्स माइनस सिग्मा जीरोस अपॉन नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ असिम्पटोट्स ऑन रियल एक्सिस। सेंट्रोइड जहां पे असिम्पटोट्स रियल एक्सिस के क्रॉस करेगी उस चीज को हम कहते हैं सेंट्रोइड। इट मे और मे नॉट बी ऑन रूट लोकस। नेक्स्ट है ब्रेक वे पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा है 0 से तो वो इन्फिनिटी के ऊपर जाके रुकेगा, तो उस केस में हमारा ब्रेक वे पॉइंट बनता है। तो ब्रेक वे पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? 1 + GHS इज इक्वल टू 0। हम राइट k की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ s राइट करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे और हमारे यहाँ से रूट ब्रेक वे पॉइंट निकल जाएंगे। अगर टू टेस्ट ब्रेक वे पॉइंट, substitute in step
2 if positive then valid। हम इसको दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट के इन टर्म्स ऑफ एस। अगर हमारा वो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम कहेंगे ब्रेक अवे पॉइंट हमारा वैलिड है, अदरवाइज नॉट। तो ये फॉर्मूलाज हैं आपको हमेशा याद रखने हैं। अब एक शॉर्टकट तरीका है कि कई बार क्या होता है, इफ ए रूट लोकस इज ए सर्कल देन ब्रेक अवे पॉइंट विल गिव सेंटर एंड रेडियस फॉर दैट सर्कल। हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर एक रूट लोकस बना हुआ आया हो और आपसे पूछा जाए सेंटर और रेडियस सर्कल का क्या होगा, तो आप बता सकते हैं -2 + -√2। तो ये सेंटर है सर्कल का और ये रेडियस है। तो ये एक आपका शॉर्टकट है। वैसे आपके पास इतना लंबा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि जिससे आपको निकालना पड़े सर्कल जैसा क्वेश्चन। एक सिंपल रूट लोकस का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि BSNL JEE एक डिप्लोमा लेवल एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस। तो अभी जो हम ये पॉइंट सारे स्टडी कर रहे हैं, हम इसको सारे को इंप्लीमेंट करेंगे एग्जांपल के अंदर, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट्स आ जाएं आपके, एंगल कंडीशन, मैग्नीट्यूड कंडीशन, सेंट्रॉइड, A to Z कंसेप्ट आ जाए। सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे और सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस। जो रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई हमने as at k is equal to k marginal from राउ थ्योरम gives the intersect of root locus with imaginary axis। अब राउ थ्योरम में क्या कहता था कि अगर हमारा सिस्टम बीच के अंदर अब्रप्ट हो जाता है, कोई रो एक अब्रप्टली एंड होती है, तो हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। मार्जिनली स्टेबल के लिए रूट कहाँ लाई करने चाहिए, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो इस तरह से हम इमेजिनरी एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं रूट लोकस का। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। एंगल ऑफ डिपार्चर इज ऑब्टेन्ड व्हेन कॉम्प्लेक्स पोल टर्मिनेट एट इंफिनिटी एंड एंगल ऑफ अराइवल इज ऑब्टेन्ड व्हेन पोल टर्मिनेट एट कॉम्प्लेक्स 0। सो ये इनके फॉर्मूला है। एंगल ऑफ डिपार्चर का सिग्मा फाई जेड माइनस सिग्मा फाई पी प्लस 180 डिग्री, फाई का 180 डिग्री माइनस सिग्मा फाई जेड माइनस सिग्मा फाई पी। तो डिपार्चर और अराइवल कब निकलते हैं, जब हमारे पोल्स और रूट किसी एक्सिस पे लाइक ना करके जब कॉम्प्लेक्स आते हैं पेयर्स के अंदर, तब हम इनका एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल निकालते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे ये BSNL TTA के अंदर नहीं आएगा, डेड टाइम का। चलो ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले मेन जो सिस्टम है वो ध्यान रखना। व्हेनेवर अ पोल इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जब जब हम पोल किसी सिस्टम में ऐड करते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी सिस्टम की डिक्रीज होती है। जब जब हम जीरो किसी सिस्टम में ऐड करते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। और एक K का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लेंथ ऑफ पोल्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लेंथ ऑफ जीरो। ये भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट डेड टाइम, इसके बारे में मैं अभी पीछे बात कर रहा था। अगर आपके किसी भी सिस्टम फंक्शन में e की पावर माइनस ts या इज इक्वल टू 1 माइनस ts गिवन है, तो उसका रूट लोकस जो पीछे मैंने बताया वैसे नहीं बनता। इसके रूट लोकस के अलग फॉर्मूले होते हैं। द ट्रांसफर फंक्शन हैविंग दिस टाइप ऑफ वैल्यूज ऑलवेज हैव सम डेड टाइम। डेड टाइम क्या है? डेड टाइम इज अप्रोक्सीमेटेड एज जीरोस इन RHS ऑफ S प्लेन। 1 माइनस ts इक्वल टू 0, S की वैल्यू आ गई 1/t, पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पे आएगा। तो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन डेड टाइम हैज नो इफेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड बट हैव इफेक्ट ऑन फेज। फेज के अंदर कितना फर्क पड़ता है? -57.3 ओमेगा t डिग्री। ट्रांसफर फंक्शन हैविंग जीरोस इन RHS ऑफ S प्लेन आर कॉल्ड एज नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। सो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। तो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम्स क्या होते हैं? जिनकी जीरोस S प्लेन के अंदर राइट हैंड साइड के ऊपर आती है। लेकिन LTI सिस्टम शुड बी अ मिनिमम फेज सिस्टम। फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम वी मस्ट प्लॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस CRL। अगर किसी भी सिस्टम क्लास फंक्शन के अंदर अगर हमारा e की पावर माइनस या 1 माइनस s या 1 माइनस ts कुछ इस टाइप की चीज गिवन है, तब हमें उसका रूट लोकस ना निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस निकालना पड़ता है स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो अब कुछ चेंजेस आ जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या बनेगी? 1 माइनस GHS इज इक्वल टू 1 और एंगल GHS इज इक्वल टू 2n पाई। जो पिछली बार कुछ और था, चेक कर लेते हैं क्या था। 2n + 1 पाई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रूल्स के सिमेट्रिकल होता है ये भी रियल एक्सिस पे, ब्रांचेस भी इसकी वही रहेगी। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? जब पहले हम कहते हैं कि राइट साइड के ऊपर अगर इसके ओड होंगे तब रूट लोकस के ऊपर वो पाथ होगा। अब यहाँ पे इवन है। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स देख सकते हैं, सेंटर्ड में कोई चेंज नहीं है,
ब्रेक वे पॉइंट भी सेम है, एंगल ऑफ डिपार्चर के अंदर थोड़ा चेंज है, यहाँ पे 180 माइनस था एंगल ऑफ अराइवल, तो 180 का फर्क आ गया यहाँ पे। ऐसी इंटरसेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस इज सेम एज रूट लोकस। तो वैसे सभी पॉइंट सेम है लेकिन कुछ ही पॉइंट्स में डिफरेंस है। तो चलिए पहले एक रूट लोकस का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है स्केच द रूट लोकस फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। जब हमने इक्वेशन बनाई थी mod GSHS is equal to 1, तब हमने उसको क्लोज लूप की जगह ओपन लूप में चेंज कर दिया था। अब आप यहाँ से देखिए हमें यहाँ गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। हो सकता है कि आप क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगाई हुई क्लोज लूप की बनो, तो अगर आपको जो रूट लोकस के रूल है तो आपको ओपन लूप चाहिए उस ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे उसको क्लोज लूप में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ओपन लूप ही चाहिए था। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ k फॉर जीटा इज इक्वल टू 0.5 निकालनी है, वैल्यू ऑफ k फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ k एटा इज इक्वल टू -4। हम इन तीनों केसेस के लिए s की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? gs इज इक्वल टू ये फंक्शन है, सबसे पहले कितने पोल्स है इसके, s इज इक्वल टू 0 पे, s इज इक्वल टू -1 पे, s इज इक्वल टू -3 पे। हम यहाँ ड्रा कर लेंगे। एक पोल देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान है 0 पे, एक पोल हमारा आएगा -1 के ऊपर और एक पोल आएगा हमारा -3 के ऊपर। 0 हमारे इसमें है नहीं, ठीक है। एज देयर इज नो ओपन लूप 0 द रूट लोकस टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। अच्छा, अब नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? तो ब्रांचेस इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स कितनी है? 3 है, तो हमारे पास इसकी 3 ब्रांचेस है 3। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द रूट लोकस विल बी 3। अब हमें देखना है कि रूट लोकस कहाँ का लाई करेगा। लाई बिटवीन s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -1 एंड बियॉन्ड s इक्वल टू -3। कैसे? हम सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पे देख रहे हैं -1 लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके राइट साइड के अंदर क्या है हमारे पास? एक ही है जो कि ओड है, तो हमारी ये ब्रांच रूट लोकस के ऊपर लाई करेगी। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पे 3 पे। अब इसके यहाँ पे कितने हैं? 1 और 2 इवन है इसकी इस तरफ, तो ये वाली ब्रांच हमारे रूट लोकस पे लाई नहीं करेगी। तो एक ब्रांच हमारी ये होगी, एक ब्रांच हमारी -3 से इन्फिनिटी के ऊपर होगी, ठीक है। अब मेन चीज मैंने आपको बताया था कि रूट लोकस हमेशा 0 के ऊपर खत्म होगा, नहीं तो इन्फिनिटी के ऊपर खत्म होगा। अब यहाँ पे कोई 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब जो हमारी तीनों ब्रांचेस है वो इन्फिनिटी के ऊपर जाएंगी। एक ब्रांच तो हमारी इन्फिनिटी के ऊपर जा रही है, यानी इस रूट लोकस के ऊपर कोई एक ऐसा पाथ आएगा जहाँ पे ब्रेक वे पॉइंट से होते हुए इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। अब आगे अभी कैसे निकालेंगे ब्रेक वे पॉइंट, ये मैंने आपको बताया था। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करेंगे SS प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकाल के इसका dk बाई ds करेंगे। यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। अब s की वैल्यू क्या आई? अब यहाँ पे दो वैल्यूज आई, -0.45 और -2.21। अब हमारी ब्रांच कौन सी है रूट लोकस पे? सिर्फ ये वाली वैल्यू, तो सिर्फ इसका मतलब ब्रेकिंग पॉइंट हमारा ये है। अब नेक्स्ट हमें निकालना पड़ेगा ये किस एंगल के साथ जाएगी इन्फिनिटी के ऊपर, तो उसके लिए हम निकालेंगे असिम्पटोट्स। असिम्पटोट्स का फॉर्मूला हमारा ये है। तो k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 से लेकर p - z - 1 तक होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमने 3 वैल्यूज निकाल ली। अब ये असिम्पटोट्स इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे? इसका फॉर्मूला पता है सिग्मा p - सिग्मा z p - z, तो ये असिम्पटोट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ब्रेक वे पॉइंट हमारा ये है, असिम्पटोट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा भी ये जाएगा। अब हमें इसका नेक्स्ट क्या निकालना है? इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा। उससे पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ k फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी। वैल्यू ऑफ k मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए हमारा राउथ थ्योरम बनाना पड़ेगा। राउथ थ्योरम हमारा अब रफली एंड होना चाहिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के अंदर। E अगर हमारा एरर इनपुट, P हमारा कंट्रोलर आउटपुट है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है जिसके अंदर ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है तो इस चीज को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल बैंड। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एरर ऑफसेट कितनी आती है इसमें? a/1 प्लस kp। kp क्या है? कोएफिशिएंट कांस्टेंट। p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, दिस इक्वल्स p इज इक्वल टू kp इनटू e। तो अगर हमें अब ये एरर हटानी है एरर ऑफसेट की, तो हमें k को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम k को इंक्रीज करेंगे तो ये बैंड एक ऑन ऑफ कंट्रोलर बन जाएगा।
will make PB less or can make it a on off controller, इसलिए हमेशा एरर रह जाती है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रल, इसको हम कहते हैं रीसेट मोड। इसमें हम क्या कहते हैं, डी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, दैट इज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ एरर। इसके अंदर हमने लिख दिया के आई, प्रोपोर्शनल के अंदर हमने कांस्टेंट नाम दिया प्रोपोर्शनल से पी के पी, इंटीग्रल में हमने नाम दिया के आई डी डी टी। ए आई हमारा रीसेट टाइम हो गया हमको के टी। इसके अंदर एरर हमारी जीरो आती है, although its error will be zero, but it has slow response and it will create oscillations. The disadvantage of this controller is its response to error is very slow response. It is capable of eliminating error in the system. So in summary, proportional controller में error रहती है, integral controller में speed कम हो जाती है लेकिन error खत्म हो जाती है। The next mode is derivative mode. Derivative mode में P is directly proportional to dE by dt. Derivative में constant का नाम दे दिया kd. इस कंट्रोलर का डिसएडवांटेज क्या है, we can't respond to certain type of errors. It sends a control signal in anticipation of error as response is very fast even before the error, thus rising error, thus called as anticipatory control mode. Second name of derivative rate mode, anticipatory control mode. अच्छा, next effect of इसका type and order reduces by 1 and it improves transient response. Transient response improve कैसे होता है, it increases the speed, मैंने आपको बताया, this response is very fast. कंपोजिट कंट्रोलर्स क्या होते हैं, पीआई, किसी भी दो कंट्रोलर को या तीनों कंट्रोलर को आपस में बना दे तो उन चीजों को हम कहते हैं कंपोजिट कंट्रोलर्स। कंपोजिट कंट्रोलर ने पी और आई को मिला दिया, पी इज इक्वल टू केपी इंटू ई प्लस केपी बाई टी आई इंटू ई डी टी। इट इज कैपेबल ऑफ इंप्रूविंग द स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। फॉर साइनसोइडल इनपुट द फेज कंट्रोल लैग्स बाय 10 इनवर्स। आपको याद रखना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कितने उससे करता है, सिर्फ 3 पेजेस है, आपके सारे कंट्रोलर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंटीग्रल कंट्रोल एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफसेट ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। इट इंक्रीजेस राइज टाइम, रिड्यूसेस पीक ओवरशूट, इट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, इट डिक्रीजेस बैंडविड्थ, इट इंक्रीजेस टाइप एंड ऑर्डर बाय 1। रिमेंबर, डेरिवेटिव मोड में टाइप एंड ऑर्डर डिक्रीजेस बाय 1, पीआई मोड में टाइप एंड ऑर्डर इंक्रीजेस बाय 1। टीडी कंट्रोलर में कैपेबल ऑफ इंप्रूविंग ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, पीआई ओनली स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ट्रांजिएंट स्टेट। पीडी के अंदर लीड हो रही है टेंजेंट इनवर्स ओमेगा टीडी से, एंड सिमिलर टू हाई पास फिल्टर और लीड कंपनसेटर, कंपनसेशन टेक्निक सभी हम करेंगे। It decreases rise time, increases stability and bandwidth, no effect on type and order, signal to noise ratio decreases। ये सारे पैरामीटर्स आप क्रैम कर लीजिए, मुश्किल से मुश्किल आपको 20 मिनट्स लगेंगे, मैं आपको इसको क्रैम करने का तरीका भी बताऊंगा। नेक्स्ट है जीटा, जीटा की वैल्यू आप ऐसे क्रैम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीआईडी, तीनों का कंबाइंड मोड, ये बेस्ट मोड है, कैपेबल इंप्रूविंग बोथ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट, सिमिलर टू लीड लैग और बैंड स्टॉप फिल्टर। इट रिड्यूसेस राइज टाइम, इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, इट इंक्रीजेस बैंडविड्थ, एलिमिनेट्स स्टेडी स्टेट एरर, इट्स ऑप्शन पीक ओवरशूट, डिपेंड ऑन प्रॉपर्ली ट्यून्ड वैल्यूज ऑफ पीआई एंड पीडी, इंक्रीजेस टाइप एंड ऑर्डर बाय 1। आपको इसको याद कैसे रखना है, जब जब डी आएगा, बेशक पीआईडी हो या डेरिवेटिव हो, स्टेबिलिटी बैंडविड्थ इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, जहाँ पे आई हो वहाँ पे टाइप एंड ऑर्डर इंक्रीजेस बाय 1, जहाँ पे डी ना हो वहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बैंडविड्थ डिक्रीजेस, राइज टाइम इंक्रीजेस। तो ये आपका सबका कंक्लूजन आपको इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। टाइम कांस्टेंट फॉर्म कई बार हमें क्वेश्चन है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, हमें गिवन होता है 1 + 2 है अपॉन 1 - 3 है समथिंग, इस सिस्टम का गेन क्या होगा। तो जब भी हमें किसी भी सिस्टम से कांस्टेंट्स को बताना, इसका डीसी गेन क्या होता है, उस टाइम हमारा जो बाकी पोर्शन है ट्रांसफर फंक्शन का वो 1 प्लस माइनस की फॉर्म में होना चाहिए। तो जब जब ऐसा होगा तो इसको हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म कहते हैं, और जिसका ये कांस्टेंट होता है सिस्टम का डीसी गेन देता है। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटर। कंपनसेशन टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स को अल्टर करने के लिए कभी हम उसमें पोल ऐड करते हैं, कभी हम जीरो ऐड करते हैं, कभी हम उसका गेन इंक्रीज करते हैं,
तो उनके बेसिस पे सिस्टम को हमने रिक्वायरमेंट बनाने के लिए हमें कंपनसेशन टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। 3 टाइप की हमारे पास कंपनसेशन टेक्निक्स अवेलेबल है, लीड कंपनसेशन, लैग कंपनसेशन एंड लीड लैग कंपनसेशन। ये आप बुक में देखोगे तो काफी बड़ी है, मैं इनको समराइज कर रहा हूँ। लीड कंपनसेटर को आपको याद रखना है, ये इंप्रूव ट्रांजिएंट रिस्पांस को इंप्रूव करता है। इसके अंदर डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ जीरो होता है, नियर टू ओरिजिन, डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ जीरो व्हिच इज नियर टू द ओरिजिन। ट्रांसफर फंक्शन इसका होता है अल्फा 1 प्लस टीएस अपॉन 1 प्लस अल्फा टीएस। अल्फा की वैल्यू होती है R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमेशा अल्फा लेस देन 1 होता है। लीड कंपनसेटर इज डिफरेंशिएटर एंड डिफरेंशिएटर इज ए हाई पास फिल्टर। ये इसका पोल जीरो पोर्ट होता है, -1/t -1/अल्फा टी। अब ये यहाँ पे क्यों आया? अब मैंने कहा कि अल्फा लेस देन 1 है, मतलब इस तरफ आएगा। अच्छा, साइन फाई किसकी होता है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। और इसका इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको समराइज करना है। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स टू अ लार्जर वैल्यू, दिस इंप्लॉयज बैंडविड्थ इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ रिस्पांस इंक्रीजेस। ट्रांजिएंट के अंदर क्या है, बैंडविड्थ इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ रिस्पांस इंक्रीज होएगा, बट स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगी। लैग के अंदर क्या है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस सही रहता है, ट्रांजिएंट रिस्पांस पुअर होता है। लीड में अगर डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ जीरो था, इसमें डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ पोल होता है। इसमें ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा 1 प्लस माइनस टीएस अपॉन 1 प्लस बीटा टीएस, कोएफिशिएंट बीटा है, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन, दोनों कंप्लीटली अपोजिट है एक दूसरे के। अगर ये डिफरेंशिएटर है तो ये इंटीग्रेटर है, ये हाई पास फिल्टर है तो ये लो पास फिल्टर है। ये आप ओमेगा की वैल्यू दे सकते हैं sin phi m 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब हाई पास फिल्टर कैसे है, लो पास फिल्टर कैसे है, यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट हो जाएंगी और लो पास पास हो जाएंगी। इसमें गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट टू अ लोअर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज स्टेडी स्टेट एरर इंप्रूवमेंट। लीड लैग में दोनों इंप्रूव होंगी। ये इसका पोल जीरो प्लॉट आ जाएगा, 2 जीरो इधर 2 पोल, ये 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन बीटा टी माइनस 1 अपॉन अल्फा टी 1 पोल जीरो पैटर्न। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये था हमारा लीड लैग कॉम्बिनेशन कंपनसेशन। थैंक यू। नाउ remaining we will tomorrow in one lecture polar plot, Bode plot and Nyquist plot. Only few slides. Thank you. अब राउथ ऑर्डर को अब्रप्टली एंड करने के लिए 12 माइनस के बाई 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारी k की वैल्यू आ गई 12। सो द आंसर इज द वैल्यू ऑफ k at which the root locus plot crosses the imaginary axis is 12। नेक्स्ट हमें निकालना था कि वैल्यू ऑफ k फॉर जीटा एंड वैल्यू ऑफ k एट s इज इक्वल टू -4। हमेशा वैल्यू ऑफ k के लिए हमेशा यूज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड कंडीशन। सबसे पहले हम निकालते हैं जीटा के लिए, तब as at k is equal to 12 the root locus plot intersect the imaginary axis and the value of s at the intersection point is determined by solving auxiliary equation। auxiliary equation मतलब जो इससे ऊपर वाली है, इसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे। s की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। अब s इज इक्वल टू j ओमेगा, यानी ओमेगा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब cos थीटा क्या होता है हमारे पास, जीटा इन्होंने 0.5 दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। अब हम यहाँ से एक लाइन बनाएंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगी रूट लोकस को यहाँ पे। एट द पॉइंट s लाइज ऑन रूट लोकस, इसको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कंडीशन। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ k एट s इज इक्वल टू -4। यहाँ पे हम s को -4 पुट करेंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा रूट लोकस। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल कंट्रोलर। अब आपने ये पढ़े होंगे, आपको बुक में से मुश्किल लगते होंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा। सिर्फ 3 स्लाइड्स के अंदर मैं आपको ये सारे कंट्रोल, इनके रिजल्ट, मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर से बिल्कुल भी नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ये ऐसा करने से ये इफेक्ट कौन से कंट्रोलर का है, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर का है, प्रोपोर्शनल इंडस्ट्रियल कंट्रोलर का है, इंटीग्रल का है। तो आपको सिर्फ इसके रिजल्ट याद रखने हैं और मैं इनको यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहला कंट्रोलर है हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के अंदर क्या होता है,